नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ा था अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर नेताजी का चश्मा, जो पाठ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में ज़रूर क्लियर करें। तो आप अपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो वो आप बता सकते हैं। और आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का ही उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि रामवृक्ष बेनपुरी जी द्वारा लिखा गया बाल गोविंद भगत। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर बाल गोविंद भगत की जो विशेषताएं हैं वो बताई गई है। काफी एक तरह से बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है परीक्षाओं की दृष्टि से। उनका पूरा यहाँ पर कि किस तरह से एक गृहस्थ होते हुए भी किस तरह से उन्होंने एक जीवन अपना बिताया, कैसे वो रहते थे, क्या उनकी खूबियां थी, ये सारी चीजें इस पाठ में बताई गई हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत और जैसे कि मैंने आपको बताया ये पाठ हमारा लिखा गया है रामवृक्ष बेनपुरी जी द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ जो रामवृक्ष बेनपुरी जी के विषय में जो बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो रामवृक्ष बेनपुरी जी वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं और इनका जो जन्म है वो 1899 में इनका जन्म हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनपुरी गांव में। ठीक है, बेनीपुरी गांव में इनका जन्म हुआ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के। और 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेकर अनेक बार उन्होंने जेल यात्रा भी की। यानी कि पहले इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद 1920 में अनेक बार इन्होंने जेल यात्रा की स्वाधीनता आंदोलन में। और 15 वर्ष की आयु में इनकी जो रचनाएं थी वो पत्र पत्रिकाओं में संपादित होने लगी थी। 1899 ठीक है, तो 1920 में ये लगभग 21 साल के रहे होंगे। तो उस टाइम पे इनकी जो इन्होंने स्वाधीनता आंदोलनों में हिस्सा लेकर ये कई बार जेल भी चले गए थे और 15 वर्ष से ही इनकी बहुत सारी रचनाएं जो हैं पत्र पत्रिकाओं में संपादित प्रकाशित होने लगी थी। 1968 में इनका देहांत हो गया था। तो ये कुछ जरूरी बातें हमने यहाँ पर रामवृक्ष बेनपुरी जी द्वारा के बारे में पढ़ी। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इस पाठ के विषय वस्तु को ले लेते हैं। इस चैप्टर की विषय वस्तु को हम यहाँ पर लेंगे कि ये चैप्टर, ये पाठ जो कि जिसका नाम है बाल गोविंद भगत, तो इस पाठ में आखिर क्या है, इस पाठ की विषय वस्तु क्या है। तो इस पाठ की जो मेन विषय वस्तु है वो है बाल गोविंद भगत जो है वो एक गृहस्थ साधु है। अब आप कहेंगे कि कोई गृहस्थ जो है साधु कैसे हो सकता है, ठीक है, कोई गृहस्थ जैसे साधु कैसे हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि केवल और केवल साधु बनना ही एक तरह से अगर आप साधु बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साधु बनकर ही भगवान को पा सकते हैं। आप अगर गृहस्थ हैं और अपनी गृहस्थी को अच्छे से निभा रहे हैं, अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, गांव के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने सब जो आपके कर्तव्य हैं उन्हें अगर आप निभा रहे हैं तो आप एक गृहस्थ हैं, अच्छे गृहस्थ हैं। और जिसमें अगर आप भगवान की भी भक्ति करते हैं तो आप एक गृहस्थ साधु हैं। तो बिल्कुल देखेंगे आप यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी के बारे में, ये नाम गृहस्थ साधु
जो उन्हें नाम दिया गया है ये बहुत ही स्पष्ट बैठता है उन पर, क्लियर बैठता है। देखिए, कबीर को अपना साहब मानते थे, यानी कि कबीर को ही अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते भी थे। स्पष्टवादी थे, यानी कि कोई भी ऐसी चीज मन में नहीं रखते थे, जो मन में होता था वो बोल देते थे, किंतु झगड़ालू नहीं थे। देखिए, एक होता है ना स्पष्टवादी कि नहीं मैं तो साफ कह देता हूँ, ठीक है। अब साफ कह दिया और आपस में लड़ाई करवा दी या आपस में लड़ाई कर ली तो वो स्पष्टवादी नहीं होता। किसी से झगड़ते नहीं थे, किसी से कोई लेनी नहीं, किसी की कोई देनी नहीं, और स्पष्टवादी थे। खेती की उपज से, जो भी खेती खलिहान करते थे वो, क्योंकि गृहस्थ थे तो खेत खलिहान भी करते थे, उससे जो भी मिलता था उसे सिर पर लाद कर सारा सबसे पहले वो कबीर साहब के दरबार में लेकर जाते थे। प्रसाद के रूप में जो कुछ उन्हें वापस मिलता था उसके बाद वो उसी से गुजारा चलाते थे। बाल गोविंद भगत का जो गायन था उसको सुनने के लिए जो सुनने वाले जो है वो भी उनके साथ मस्त होकर थिरकने लगते थे। लेखक को बाल गोविंद भगत के संगीत का चरम उत्कर्ष, लेखक ने यहाँ पर बताया कि उनके संगीत का चरम उत्कर्ष उन्हें उस दिन देखने को मिला, उस दिन सुनने को मिला जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया था। तो सोचिए, जब उनके बेटे की मृत्यु थी तो उस टाइम पे तो ये उनका जो चरम उत्कर्ष उनके संगीत का उन्हें उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका जो है इकलौता बेटा मर गया था। तो देखिए, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये बाल गोविंद भगत जी की जो यहाँ पर पूरी कहानी है। तो इसको हम आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे जो मेन चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको केवल मेन मेन बातें दी गई हैं, उनके बारे में मेन चीजें आपको बताई हैं। तो देखिए, यहाँ पर इनकी जो भाषा का प्रयोग है, ठीक है, भाषा का प्रयोग तो लेखक ने यहाँ पर बहुत ही आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है और भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, देशज शब्दों का प्रयोग किया है, चित्रात्मक भाव है यहाँ पर जो भी उन्होंने लिखा है, और जो भी भाव है वो विषय के अनुकूल यहाँ पर उनके द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। तत्सम, जैसे यहाँ पर काफी शब्द हैं, आवृत, श्रम बिंदु, स्नान ध्यान, संत समागम, लोक दर्शन। तद्भव शब्द हैं जैसे सहारा, नहाने धोने, आसमान, पूरब। देशज शब्द हैं जैसे अधरतिया, कमली, सांझ, पोतहू, तूल। तो ये सब चीजें इनकी यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीजें यहाँ पर दी गई हैं जो कि यहाँ पर बताई। कुछ शब्द संपदा है, जैसे कुछ चीजें हैं इस पाठ में, जैसे कमली, पोतहु, अधरतिया, निस्तब्धता, बोदा, संबल, कंबल, पुत्रवधू, आधी रात। जैसे इसका यहाँ पर जो दिया है अर्थ दिए गए हैं, देखिए आप, जैसे कमली शब्द है तो उसका अर्थ है कंबल, पोतहु का अर्थ है पुत्रवधू, अधरतिया यानी कि आधी रात, निस्तब्धता यानी कि जब कोई भी शब्द नहीं उठता यानी कि एक सन्नाटे का समय, बोधा यानी कि कम बुद्धि वाला, संबल यानी कि सहारा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जरूरी बातें मैंने इस पाठ से रिलेटेड आपको बताई। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ जो है समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो पाठ को शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तिका से, क्योंकि पाठ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया, चैप्टर रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा गया है और इनके बारे में हमने जरूरी बातें पढ़ ली थी, जरूरी चीजें हमने पढ़ ली थी। और इनकी जो जिन तरह से इन्होंने जो इन्होंने रचनाएं की, जो इन्होंने पत्र पत्रिकाएं छापी, उनको आप यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। काफी चीजें इन्होंने लिखी हैं, जैसे नाटक लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, रेखा चित्र लिखे हैं, संस्मरण भी है, यात्रा वृतांत भी इनके हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक रेखा चित्र के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र उन्होंने खींचा है, तो एक विलक्षण रेखा चित्रित किया है, विलक्षण तरीके से उद्घाटित किया है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि लोग जो है कभी भी वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से सन्यासी नहीं होते हैं,
ठीक है। कि आपने सन्यासी का रूप धारण कर लिया, आपने सन्यासी की वेशभूषा धारण कर ली, तो उससे इंसान सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, यानी कि किस तरह से आप जीवन को जी रहे हैं, कैसे आपके जीवन जीने के तरीके हैं, क्या सरोकार है, उससे आप एक सन्यासी होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बाल गोविंद भगत को गृहस्थ सन्यासी भी कहा है। आगे देखिए, चैप्टर को शुरू करते हैं। बाकी चीजें आपको पाठ से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, पाठ परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और साथ ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सारी अच्छी बातें इस पाठ से हमें सीखने को मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। जो बाल गोविंद भगत थे, मंझोले कद के, मंझोले यानी कि बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं थे, बिल्कुल सीमित मंझले कद के एक गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर ही होंगे, यानी कि उम्र लगभग 60 वर्ष से ऊपर। बाल पक गए थे, दाढ़ी लंबी और जटाजूट नहीं रखते, लंबी दाढ़ी थी पर सर पर कोई जटाजूट नहीं थे। किंतु उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से ही जगमगाया रहता था। जो उनका चेहरा था, क्योंकि दाढ़ी के बाल जो है सफेद हो चुके थे, पक चुके थे, तो उनका चेहरा जो था, कहते हैं ना, काफी तेज होता है। जो भी एक सच्चा संत होता है, उसके चेहरे पर वो तेज जो है साफ दिखाई देता है। तो वही तेज उनके मुख पर दिखाई देता था, उनके मुख पर चमकता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे, यानी कि बहुत ज्यादा एक तरह से लालच नहीं था, कपड़े बहुत कम पहनते थे। कमर में एक लंगोट मात्र रहती थी, सिर पर कबीर पंथियों की सी टोपी की सी कनफटी टोपी रहती थी। और जब जाड़ा आता था तो ऊपर से देखिए, गर्मियों में मात्र एक लंगोट और ऊपर से कबीर पंथी टोपी, और जब सर्दियां आती थी तो सर्दियों में इसके ऊपर मात्र एक काली कमली ओढ़े रहते थे। इसके ऊपर मात्र एक काली कमली ओढ़ लेते थे। यही उनका एक वस्त्र थे। बहुत ज्यादा वस्त्र शरीर पर नहीं पहनते थे। तो इस तरह से मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन रहता था, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। जिस तरह से आपने देखा होगा उत्तराखंड में, पहाड़ों पर जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो उत्तराखंड में क्या होता है, नाक से टीका लगाया जाता है। बिल्कुल, जो औरतें होती है, सुहागन महिलाएं जो होती हैं, वो नाक से टीका लगाती हैं बिल्कुल ऊपर तक, और ऊपर तक पूरा मांग तक वो टीका लगा होता है। तो इनका टीका भी बिल्कुल रामानंदी टीका था, जो नाक के एक छोर से शुरू होता था और औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला इनकी बंधी रहती थी। जो तुलसी की जड़ें होती हैं, उनकी बेडोल माला ये गले में पहने हुए रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। जो ऊपर की तस्वीर है, यानी कि इनका जो, जैसे बताया कि कबीर पंथी टोपी पहनते हैं, दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है, नाक से टीका लगा के रखते हैं, गले में तुलसी की माला पहने रहते हैं। तो ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो केवल अगर आप ऊपर की तस्वीर देखकर ये मान लेते हैं कि बाल गोविंद भगत साधु हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गृहस्थ है वो कहते हैं वो साधु नहीं है। अगर आप उनकी तस्वीर को देखकर ये सोचते हैं कि वो साधु हैं, तो वो साधु नहीं है, बिल्कुल गृहस्थ हैं। उनकी गृहिणी का तो मुझे याद नहीं, लेखक कहते हैं कि उनकी गृहिणी के बारे में तो मुझे याद नहीं, यानी कि उनकी पत्नी को तो मैंने कभी नहीं देखा, शायद उनकी पत्नी की मृत्यु जो है हो चुकी होगी। तो कहते हैं उनकी गृहिणी का तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और उनकी पोतहू को मैंने देखा था। लेखक कहते हैं कि उनके बेटे और पोतहू यानी कि उनके जो बेटे की पत्नी है, उनको उन्होंने देखा था। वो कहते हैं थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, यानी कि एक थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी उनके पास, और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी उनका था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते, बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सभी भाषाओं में खरे उतरने वाले, परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। देखिए, खेती बाड़ी करते थे,
परिवार भी रखते थे और साधु भी थे, और साधु की परिभाषा में खरे उतरने वाले भी थे, यानी कि वो गुण भी थे जो एक साधु में होते हैं, ठीक है ना। गृहस्थ भी थे और वो सारे गुण थे जो एक साधु में होते हैं। कबीर को साहब मानते थे, यानी कि कबीर को ही अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे, कबीर के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। यानी कि उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल एकदम खुली किताब था, झूठ कभी भी नहीं बोलते थे। जो भी कहना हो, जो भी सुनना हो, जो भी बताना हो, वो सामने से कहते थे, यानी कि बिल्कुल खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में, यानी कि सामने से कोई बात करने में कोई भी संकोच नहीं करते थे, और किसी से ना तो खामखा झगड़ा मोल लेते थे और जबरदस्ती किसी से झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे। तो देखिए, किसी की चीजों को नहीं छूते थे। सबसे मेन बात है कि किसी की चीजों को वो नहीं छूते थे, किसी की भी चीज पर कोई लालच उनको नहीं था, और ना ही किसी की चीज को बिना छुए व्यवहार में लाते थे। देखिए, आजकल जो हम बच्चों को सिखाते हैं, कॉमन जो नैतिक ज्ञान होता है, जो कॉमन एक हमारा शिक्षा होती है, नैतिक शिक्षा, हम यही बताते हैं कि हमें सबसे पहले अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सत्कार करना चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी आपके बड़े मिलते हैं तो उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबके साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, समानता का व्यवहार रखना चाहिए। और कोई भी अगर आपको बात कहनी है तो आपको बात अपनी स्पष्ट कहनी चाहिए, और दूसरा, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, और किसी की चीज को बिना पूछे किसी की चीज को नहीं उठाना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हम बताते हैं नैतिक शिक्षा में बच्चों को, वो सारे गुण जो है उनके अंदर थे। वो कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करते थे कि किसी को उनकी वजह से कोई परेशानी हो। वो कहते हैं, इस नियम को कभी कभी वो इतनी बारीकी तक ले जा लेते थे कि लोगों को कौतूहल होता था, आश्चर्य होता था। यानी कि जो ये उनका नियम था, उस नियम को वो इतनी बारीकी से लेकर चलते थे कि लोगों को आश्चर्य होता था कि अरे यार, ये ऐसा कैसे कर लेते हैं। कभी भी वह दूसरे के खेतों में शौच के लिए नहीं बैठते थे। कि देखिए, वो टाइम ऐसा था कि उसमें हर घर शौचालय नहीं था। जो शौच करने के लिए जाया जाता था तो वो अपने ही खेत में या जंगल में जाया करते थे। तो कभी भी वो दूसरों के खेतों में शौच के लिए नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। अब देखिए, थे तो वो गृहस्थ, लेकिन उनके घर पर जो भी चीजें होती थी सब जो है साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर सबसे पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे। जो भी उनके खेत में होता था, सबसे पहले उसे लादते थे और साहब के दरबार में लेकर जाते थे। और उनके घर से, जो कि 4 कोस की दूरी पर था, एक कबीर पंथी मठ, क्या था वो, एक कबीर पंथी मठ से था। और सारी चीजें सारी चीजें वो वहां दरबार में भेंट के रूप में ले जाकर रख दिया करते थे। और उस भेंट को चढ़ाने के बाद वहां पर से जो भी प्रसाद के रूप में वापस मिलता था तो उससे वो घर ले आते थे और फिर उसी से अपना गुजर बसर चलाते थे। इन सब के ऊपर वो कहते हैं लेखक कि मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान, जो कि सर्वदा सुनने को मिलता है। वो कहते हैं कि इन सब से ऊपर मैं अगर किसी चीज में इंटरेस्टेड था तो वो था उनका मधुर गीत, जो कि हमें सर्वदा, सदा सर्वदा, यानी कि अक्सर ही सुनने को मिल जाते थे। और वो कहते हैं कि कबीर हमेशा सीधे साधे पद, यानी कि जो कबीर के मुंह से कबीर के जो सीधे साधे पद भी थे, तो वो उनके कंठ से निकलकर, किसके कंठ से निकलकर, बाल गोविंद भगत के कंठ से निकलकर ऐसा लगता था कि सजीव हो गए हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, यानी कि आषाढ़ का महीना है। बहुत तेज बारिश नहीं है, क्योंकि सावन जो भादो है उसके बाद आषाढ़
जो जेठ के बाद आषाढ़ का महीना है तो वर्षा जो है शुरू हो चुकी है और अब रिमझिम वर्षा हो रही है। समूचा गांव खेत में उतर पड़ा है। क्यों उतर पड़ता है आषाढ़ के महीने में समूचा गांव खेत पर? खेत में रुपाई करने के लिए, रोपनी करने के लिए। जो धान की रुपाई होती है ना, एक तो जून के महीने में जो सूखे धान बोए जाते हैं, उसके बाद आषाढ़ में जैसे ही झमाझम वर्षा शुरू होती है तो खेतों में धान की जो रुपाई है वो शुरू हो जाती है। और ऐसे में पूरा गांव जो है खेतों में उमड़ पड़ा है क्योंकि बारिश हो रही है। कहीं पर हल चल रहे हैं तो कहीं पर रोपनी हो रही है। कोई अपना खेत बना रहा है तो कोई रोपनी कर रहा है। धान के पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। जो धान के पानी से भरे खेत हैं वहां बच्चे उछल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। और औरतें जो हैं वो कलेवा लेकर मेड़ों पर, जो औरतें हैं वो कलेवा लेकर मेड़ों पर बैठी हैं। जो गांव की घर की महिलाएं हैं वो घर से चाय नाश्ता कलेवा लेकर जो है खेत की मेड़ों पर बैठी हुई हैं। आसमान बादलों से घिरा है, धूप का कहीं नाम नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। और ऐसे समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी उठी। एक स्वर तरंग झनकार सी उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह आपको पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में वो रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां धान की एक एक पौध को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर जा रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल पर उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां भी एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। और ये सब कुछ नहीं, ये बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू है। ये क्या है? बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू है कि किस तरह से उनका संगीत जो बजता है तो सब जो है मदमस्त होकर काम करने लगते हैं और अपना काम जो है सब विधि पूर्वक करने लगते हैं, सब विधि से करने लगते हैं। अब देखिए फिर से सावन के बाद जो भादों की अधरतिया आती है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। भादों का महीना है, बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होती है। और भादों का महीना है, एक तरह से बहुत ही ज्यादा एक बारिश का भी महीना है। और थोड़ी ही देर बाद जो है, थोड़ी देर पहले जो मूसलाधार वर्षा है वो खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने आपने कुछ नहीं सुना हो, लेकिन किंतु अब झिल्ली की झनकार और दादुरों की टरटर के बीच आप बाल गोविंद भगत के एक तरह से संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, अपने हल्ले में, अपने शोर में नहीं डुबो सकती, क्योंकि उनकी खिंजड़ी जो है डिमिक डिमिक बज रही है और वो गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है कि वो अकेली है। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चहुक उठे ना। तो कहते हैं हाँ, पिया तो गोदी में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चहुक उठती है उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उसका यह गाना। अंधेरी आधी रात में उसका यह गाना, अंधेरे में अकस्मात यानी कि अचानक ही पौंध उठाने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब तो सारा संसार निशब्दता में सोया है। निशब्दता यानी कि चुपचाप से बिल्कुल सोया है। तब बाल गोविंद का जो भगत का जो संगीत है वो जाग रहा है। यानी कि अभी तक भी जो पूरा संसार है, आधी रात जो है हो चुकी है, पूरा संसार निशब्दता में सोया है, परंतु बाल गोविंद भगत का जो खिंजड़ी है वो बज रही है।
और लगातार जो है बज रही है। तो यहाँ पर वो गा रहे हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रे। गाना क्या है? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर भजन वो गा रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि आषाढ़ का महीना भी चला गया, भादो का महीना भी चला गया, अब कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभातियां शुरू करते हैं तो कहते हैं कि अब जब क्या आया, कार्तिक आ गया। ठीक है, तो कार्तिक आया नहीं था कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई हैं, जो फागुन तक चला करती हैं। और इन दिनों वह सवेरे ही उठते हैं और न जाने किन किन किस किस वक्त जाकर कहीं नदी स्नान को जाते हैं 200 मील दूर, और वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खिंजड़ी लेकर जा बैठते। जो गांव के बाहर ही जो पोखर था, वहां पर अपनी खिंजड़ी लेकर बैठ जाते और अपने गानों को टेरने लगते, यानी कि गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला रहा हूँ। लेखक अपने विषय में बताते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला रहा हूँ, पर कहते हैं किंतु एक दिन, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जो है आषाढ़ से शुरू किया था, आषाढ़ के बाद सावन, फिर भादो, फिर आश्विन, फिर कार्तिक, और उसके बाद वो कहते हैं कि अब माघ की बात वो करते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, जो माघ का महीना है उसमें दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखर तक ले गया था। वो कहते हैं इतनी ठंड में उनका जो संगीत है वो मुझे पोखर तक ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, जो आसमान के तारे हैं जो दीपक के रूप में जो है बुझे नहीं है। तो वो यहाँ पर उन्हें बताया कि किस तरह से देखिए, आसमान के तारे दीपक बुझे नहीं है, हाँ पूरब में लोही लग गई है। यानी कि जो रात, तो तारे तो दिख ही रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, लेकिन जो पूरब का जगह, पूरब की तरफ जो है हल्की लोही लग गई है। लोही यानी कि थोड़ी लालिमा जो है पूरब की तरफ आ गई है। और जो इस लालिमा को जो वहां का शुक्र तारा है वो थोड़ा और जो है बढ़ा रहा है। ठीक है, इस लालिमा को वो शुक्र तारा क्या कर रहा है, थोड़ा और बढ़ा रहा है। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा है। वो चाहे खेत हो, चाहे बगीचा हो, चाहे घर हो, उसमें हल्का हल्का सा जो है कुहासा जो है छा रहा है। यानी कि एक तरह से जो मौसम है, अब वो सूर्य उदय का जो वक्त हो रहा है, तो उस टाइम पे हल्का कोहरा सा वहां पर छा रहा है। और सारा जो वातावरण है, सारा वातावरण जो है उसमें क्या हो रहा है, अजीब सा रहस्य से आवृत मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ है, अजीब रहस्य से भरा हुआ है, ये ऐसा यहाँ पर लगता है। उस रहस्यमयी वातावरण में एक कुश की चटाई, अब देखिए जो ये क्या है, बिल्कुल भोर की बेला है, और उस भोर की बेला में जो रहस्यमयी, ठीक है, रहस्यमयी जो ये वातावरण है वो एक कुश की चटाई लेते हैं, और साथ ही ऊपर से काली कमली उन्होंने ओढ़ी हुई है, और खिंजड़ी लेकर बैठ जाते हैं उस चटाई पर, खिंजड़ी लेकर बैठ जाते हैं। और अब उनके मुख से शब्दों का तांता लगना शुरू हो जाता है। यानी कि जो शब्दों की एक आवाज है जो वो आनी शुरू हो जाती है, शब्दों का तांता लगना शुरू हो जाता है उनके मुख से। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं कि अब उनकी उंगलियां जो है खिंजड़ी पर लगातार चल रही थी, उनकी उंगलियां खिंजड़ी पर लगातार चल रही हैं, और गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते हैं, इतने शुरूर में आते हैं, इतने उत्तेजित मालूम होते हैं कि अब खड़े हो जाएंगे। ऐसा लगता है
कि अब जाकर खड़े होकर नाचने लगेंगे। बिल्कुल ऐसा उत्साह, ऐसा शुरूर, ऐसा आनंद उनके अंदर होता है कि ऐसा लगता है वो खड़े होकर जो है नाचने लगेंगे। और उनकी कमली जो है बजाने की वजह से, खिंजड़ी बजाने की वजह से बार बार नीचे गिर जाती है। जाड़े में पूरा शरीर कपकपा रहा था, किंतु तारों की छांव में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते हैं। अब देखिए, अभी तक धूप नहीं निकली है, सूर्य उदय नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीके से उषा काल का समय है, आकाश में तारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही सूरज की जो लालिमा है वो भी किसी कोने पर जो है चमक रही है। तो ऐसे में जो है इतनी ठंड में भी उनका जो कंबल जब बार बार नीचे गिर रहा है, तो फिर भी उनके माथे पर श्रम बिंदु यानी कि जो पसीना है उसकी एक बूंद जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को शीतल न करती, यानी कि गर्मियों में उनकी संझा जो है, गर्मियों के समय में जो वो कीर्तन करते हैं, गर्मियों के समय में जो भजन करते हैं, वो क्या है, बहुत ही उमस भरी शाम को शीतल करने वाला है। और वो कहते हैं कि वो अपने ही घर के आंगन में आसन जमा कर बैठ जाते हैं। ठीक है, अपने घर के आंगन में वो आसन जमा कर बैठ जाते हैं और उनके साथ गांव के उनके कुछ प्रेमी जन जुट जाते हैं। खिंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती है, यानी कि तुरंत बजने लगती है। अब एक पद बाल गोविंद भगत कहते हैं और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती है, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से ये गायन और एक तरह से बजाने की जो कला है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। तिहराती है, दोहराती तिहराती है, यानी कि एक बार गाते हैं फिर दूसरी बार गाते हैं। धीरे धीरे जो स्वर जो है ऊंचा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो स्वर है, धीरे धीरे जो स्वर है वो ऊंचा होना शुरू होने लगता है। एक निश्चित ताल होती है, एक निश्चित गति होती है, और उस स्वर के चढ़ाव के साथ साथ जो श्रोता है उनके मन भी ऊपर उठने लगते हैं, यानी कि जो ये एक निश्चित गति और निश्चित ताल से जो ये बज रहा है यहाँ पर गीत, इसके साथ साथ ही जो श्रोतागण होते हैं उनका मन भी जो है ऊपर उठने लगता है, यानी कि उनके मन में भी बहुत जोश, बहुत ही उत्साह जो है आ जाता है और बहुत ही ज्यादा मजा उनको आता है, आनंद उनको आता है इनके गीतों को, इनके साथ इनके पदों को गाने में। तो इस तरह से धीरे धीरे जो मन है अब वो तन पर हावी हो जाता है। धीरे धीरे जो मन है वो तन पर हावी हो जाता है, और होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। देखिए, एक टाइम ऐसा आता है गाते गाते बजाते बजाते कि जितने भी लोग हैं उनके तन और मन भी नृत्यशील हो उठते हैं, और सारा आंगन जो है नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो जाता है। सारा आंगन जो है नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो जाता है, यानी कि भर जाता है। लोग खुशी में वहां पर बिल्कुल उनके गीतों में इतने मगन हो जाते हैं कि उनका मन जो है उनके तन पर हावी हो जाता है और वो नृत्य करने लगते हैं और गीतों का आनंद लेने लगते हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर बाल गोविंद भगत से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है उसको हमने स्टार्ट किया है, और देख रहे हैं आपकी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है, और एक साधु की परिभाषा को बताया है, एक गृहस्थ साधु की परिभाषा को बताया है, और असल में साधु क्या होता है उसको बताया है। और आगे जब आप इनके जीवन को और ज्यादा करीब से देखेंगे, करीब से जब पढ़ेंगे, तब आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से इनका जो व्यक्तित्व है वो क्लियर हो जाएगा, और साथ ही पाठ भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आज आपको चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है चैप्टर से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।